आज के वीडियो में हम सुनेंगे विलियम शेक्सपियर की लिखी कहानी टाइमन ऑफ एथेंस का हिंदी अनुवाद। एथेंस का राजा टाइमन बेशुमार दौलत का मालिक था और उसकी उदारता और दानशीलता की कोई सीमा नहीं थी। उसके दरवाजे हर ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खुले रहते और उसकी दानशीलता का लाभ केवल ज़रूरतमंद और गरीबों को ही नहीं मिलता, बल्कि धनी व्यक्ति, यहाँ तक कि जमींदार आदि भी उसकी इस उदारता का अनुचित लाभ उठाते थे। उसके महल से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसके मित्र और मुफ्तखोर लोग हमेशा उसकी महल में दावतें उड़ाते रहते। वह हर समय सोचता रहता कि काश ईश्वर उसके 10 हाथ बनाता तो वह 10 हाथों से दान करता। वह इतनी निर्दयता से अपने धन को लुटाता रहता कि लेने वाले थक जाते, किंतु वह देते देते नहीं थकता। जैसा कि हर उदार व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है, उसके दरबार में ऐसे बहुत से चाटुकार लोग थे जिनका काम केवल उसकी चाटुकारिता करना था और वह इसी की रोटी खाते थे। यदि किसी कवि ने कोई पुस्तक लिखी हो और उसे प्रकाशित करने के लिए कोई तैयार ना हो और उसके पास स्वयं प्रकाशित करने के लिए धन ना हो, तो बस उसे इतना ही करना होता कि वह पुस्तक उस राजा टाइमन को समर्पित कर दे और राजा टाइमन उसके प्रकाशन का सारा खर्चा उठाता। इसी प्रकार जिस चित्रकार का रंग चित्र लेने वाला कोई ना हो, तो वो राजा टाइमन के पास आता और कहता, महाराज आप तो कला के पारखी हैं, आप ही बताएं कि आपको यह चित्र कैसा लगा। और राजा उस चित्र को खरीद लेते। इसी प्रकार कोई उन्हें घोड़े बेच जाता तो कोई कुत्ते बेच जाता, और यह जरूरी नहीं था कि वे घोड़े या वे कुत्ते अच्छी नस्ल के होते हों। वे मामूली सी चीजों की भी अच्छी कीमतें दोगुने चौगुने दाम तक दे देते। इस तरह उनसे इतनी अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर इकट्ठा कर ली थी कि उनके गोदाम के गोदाम भर गए थे, लेकिन उसने खरीदना बंद नहीं किया। कई ऐसे चाटुकार थे जो कल तक भूखों मरते थे और आज चाटुकारिता के बल पे उसके दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। जो जितना बड़ा चाटुकार था, राजा उसे उतना ही बड़ा पद प्रदान करता था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया। उसने राजा को झुककर सलाम किया तथा राजा को उसकी तारीफ में एक बहुत सुंदर सी कविता सुनाई, जो उसने विशेष रूप से राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखी थी। उसमें उनकी मानवीय कमजोरी का इस प्रकार बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया था कि उसे खुश होकर राजा ने उसे अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कई लोगों को का तो यह धंधा बन गया था कि वे राजा के दर्शन करने के बहाने उनके पास आते और भेंट स्वरूप कोई छोटी मोटी वस्तु उसे देकर बदले में राजा से कीमती वस्तुएं लेके जाते। राजा की नज़र में जो जितना बड़ा फिजूल खर्च होता, वह उतना ही उदार हृदय होता। उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था जो सैकड़ों सेठों और व्यापारियों से कर्ज के तले दबा हुआ था। उसका उप प्रधानमंत्री रात दिन खुशामदी के बल पे वहां टिका रहता था। एक बार उसके दरबार में एक नौजवान फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया। उसने कहा, महाराज मेरा नाम फक्कड़ है और मैं बहुत गरीब हूँ तथा एक सेठ की लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी शादी उसी लड़की के साथ हो, किंतु मैं गरीब हूँ और वह सेठ मेरी शादी तभी अपनी बेटी के साथ करेगा जब मेरे पास भी अपना एक घर हो, उतना धन हो जितना वह अपनी बेटी की दहेज में दे रहा है। अब मैं यह सब किस प्रकार और कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसकी बात सुनते ही राजा प्रसन्नता पूर्वक बोले, अरे तुम तो बड़े साहसी और उदार हृदय वाले व्यक्ति हो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह नवयुवक कुछ न बोला और हसरत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। उसे देख के राजा ने खजांची को हुक्म दिया कि इसे हमारे खजाने से इतना धन निकाल के दे दो कि यह अपनी शादी उस लड़की के साथ धूमधाम से कर सके। फिर उस नवयुवक ने कहा, हे साहसी नवयुवक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जब तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ हो जाए तो तुम हमारे पास आना। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए हमारे दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आए दिन ऐसे सैकड़ों घटनाएं राजा के महल में घटती रहती। कितने ही राह चलते लोगों को उसने माला माल कर दिया था, किंतु एक दिन ऐसा भी आया जब उसे अपनी गलती पे थोड़ा सा एहसास हुआ। उसके दरबार में एक परदेसी एक बेहद खूबसूरत घोड़ा लेकर आया और वह घोड़ा उसने राजा टाइमन को भेंट किया और उसके बदले में राजा ने इनाम स्वरूप उसे 50,000 मोहरे देने को कहा। किंतु थोड़ी देर पश्चात ही कोषाध्यक्ष ने आकर कहा, महाराज राजकोष तो खाली हो चुका है, अब परदेसी को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से दें। किंतु राजा तो अभी पूरी तरह अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था,
इसी कारण उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने घमंड में चूर होकर बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? यह शाही जायदाद किस दिन काम आएगी? जायदाद का थोड़ा सा भाग बेच दिया जाए और उस परदेसी को घोड़े की कीमत दी जाए। खजांची ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, शाही जायदाद का अधिकतर हिस्सा पहले ही उपहार के भेंटों में दिया जा चुका है। जो बाकी बचा हुआ है, यदि उसे बेच भी दिया जाएगा तो भी इतना धन नहीं मिल सकेगा कि हम परदेसी को उसके घोड़े की पूरी कीमत दे सकें। इतना सुनते ही महाराज सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचते रहने के बाद वह बोले, जाओ मेरा नाम लेकर किसी सेठ से कर्ज ले आओ और इस परदेसी को उसके घोड़े की कीमत दे दो। राजा की आज्ञा पाकर कोषाध्यक्ष एक सेठ के पास गया जिसका नाम लूशियस था। उसने सेठ को जाकर पूरी बात बताई तो सेठ प्रसन्न होकर बोला, मेरा हो भाग्य है कि राजा साहब ने मुझे इस लायक समझा, किंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैंने एक बहुत बड़ा सौदा किया है। इस कारण से किसी भी सूरत में मैं राजा की सहायता नहीं कर सकता। उनके मुझ पे बड़े एहसान हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इस समय उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे ही बहुत से लोगों ने, जिन्हें राजा साहब ने अमीर बनाया था, स्पष्ट मना कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। हर जगह से निराश होकर कोषाध्यक्ष राजा के पास पहुंचा और उसने बताया, महाराज, मैं प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक सेठ के पास गया, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। कोई व्यक्ति आपको धन रहते हुए भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। राजा टाइमन पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह निराशा भरे स्वर में बोला, क्या सब लोगों ने हमसे आंखें फेर ली हैं? खजांची सर झुकाकर बोला, महाराज, जब आदमी पर परेशानी आती है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। राजा को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी तलवार से सबके सर कलम कर दे और कहे, लोभियों, कमीनों, क्या तुमसे मेरे एहसान की यही मोल चुकाया गया? मेरे दरबार में आकर तुम लोग मेरी दौलत पर ऐश करते रहे। आज तक जो तुम लोग ने मेरा खून चूसा है, मैं आज उस खून का एक एक कतरा तुम्हारे शरीर से वापस लेने आया हूँ। वह इसी जुनून से तलवार लेके चलने ही वाला था, किंतु फिर कुछ सोच के ठहर गया। उस दिन नगर में बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। हर आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। इस खुशी का कारण था कि राजा ने अपने दरबार में नगर के सभी अमीर लोगों को दावत पे आमंत्रित किया था। इस दावत की सूचना पाकर खुशामद करने वाले लोग बड़े खुश थे। उनकी आंखों में फिर लालच नजर आ रहा था। इस दावत में राजा ने पुराने मित्र, व्यापारी, नगर के सेठ, सभी लोगों को बुलाया था। राजा ने उन व्यापारियों और सेठों को आमंत्रित किया था जिन्होंने राजा को पैसे के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया था। सभी लोगों के दिल में एक ही संशय था कि कहीं राजा ने अपने कोष खाली होने की खबर हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं उड़ाई थी। जिन्होंने कल पैसे देने से इनकार कर दिया था और वह लोग पछता रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि कल हमने राजा को पैसे दे दिए होते तो राजा हमारे एहसानों के नीचे दब जाता और हमारी गिनती वफादारों में होती। फिर हम राजा से सूद सहित वह रकम वसूल करते। वे लालची और मक्कार व्यापारी इस विषय में आपस में बात कर रहे थे। तभी एक व्यापारी बोला, अरे दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अभी भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। अभी समय है। राजा को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर कोई उपाय बताओ जिससे हम राजा को प्रसन्न कर सकें। सभी व्यापारी एक साथ बोले, अरे ईरान के 2 कीमती कालीन और एक अरबी घोड़ा राजा को भेंट कर दो और उसकी तारीफ में 1-2 शब्द बोल दो, बस राजा खुश हो जाएगा। सभी को यह सुझाव पसंद आया। नगर के सभी धनी लोग दावत खाने में बैठे हुए थे। सभी के सामने एक एक हाथी दांत की मेज रखी हुई थी। मेज़ों पर प्लेटें लगी थीं जो ढकी हुई थीं। सबके मुंह में पानी आ रहा था। वे सोच रहे थे कि इनके अंदर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। सभी लोग बैठे हुए बेसब्री से महाराज के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी राजा वहां पधारे। उनके आते ही सबने खड़े होकर और झुककर राजा का सम्मान किया। राजा ने आसन ग्रहण किया और सबको बैठने का इशारा किया और फिर भोजन आरंभ करने का संकेत दिया। जैसे ही उन लोगों ने उन बर्तनों को खोला, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जहाँ चमचमाती हुई प्याली रखी होनी चाहिए थी, वहाँ मिट्टी की प्यालियाँ रखी थीं। उनमें एक प्याली में हड्डी तथा दूसरी प्याली में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। सभी मेहमान आश्चर्य में पड़ गए। तभी महाराज गरज कर बोले, खाते क्यों नहीं लालची कुत्तों?
जब तक हमारे पास तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन थे, तुम पेट भर के खाते थे, किंतु आज हमारे पास केवल ये हड्डियाँ बची हैं, अब इन्हें भी खाओ। सभी लोगों के चेहरे फक पड़ गए। अपनी करनी के लिए वे शर्मिंदा थे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या कहे। सब सर झुकाए बैठे थे। महाराज के यहाँ पर उनकी आखिरी दावत थी। अब महाराज हर ओर से निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यहाँ तो सभी लोग लालची हैं, मुझे नफरत है इन लोगों से। यहाँ कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं। यह सोचकर वह सब कुछ त्याग कर एथेंस को छोड़ के कहीं दूर जाना चाहते थे। उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र तक उतार फेंके और नगर के बाहर जाकर नगर की प्राचीर को संबोधित करके बोले, इन भेड़ियों की हिफाजत करने वाले प्राचीर, तहस नहस हो जाओ। यहाँ की स्त्रियाँ चरित्रहीन हो जाएं, इनकी औलादें अवज्ञाकारी बन जाएं। यहाँ की कन्याएं व्याभिचारिणी हो जाएं, नारियां वैश्याल्य की शोभा बने। दासियां अपने मालिक की वासना को शांत करें, पुता पितृ पे हावी हो जाए, सभी पुरुष कामी हो जाएं, इस नगर का सत्यानाश हो जाए। ऐसे नगर से तो जंगल ही अच्छा, जहाँ जानवर तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। महाराज के इस प्रकार अचानक चले जाने से सब अनाथ से हो गए। एक दरबारी जिसका नाम फ्लेवियस था, राजा का विशेष मित्र था। वह एक सज्जन व्यक्ति था। उसके मन में यह विचार बार बार आ रहे थे कि क्या संपत्ति होने का यही परिणाम होता है जो राजा का हुआ? क्या ध्यान देना अपराध है? क्या महाराज अपनी दरियादली के कारण ही इस परिणाम को पहुंचे? फिर उसने सोचा, उनके लालची दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है। महाराज की अच्छाइयाँ ही उन्हें ले डूबी। ईश्वर जाने महाराज कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। सभी लोग खामोश होकर बैठे थे, किंतु वह इस प्रकार चुपचाप नहीं बैठेगा। वह अवश्य अपने मालिक को ढूंढकर पूरी निष्ठा से जीवन भर उनकी सेवा करेगा। इधर फ्लेवियस महाराज की चिंता में घुला जा रहा था। उधर महाराज भटकते हुए समुद्र के किनारे जहाँ पहुँचे और वहीं ये कुटिया बनाकर रहने लगे। वह जंगल से कुछ फल फूल तोड़कर लाते, उन्हें खाकर जीवन गुजार लेते थे। वह सारा दिन अपने दरबारियों को कोसते रहते। वह उन्हें मक्कार और स्वार्थी कहकर उनके विनाश की प्रार्थना करते थे। उनके मन में संसार के प्रति नफरत भर गई थी। मोह माया के जंगल से वे ऊब गए थे, इसलिए वह इस जंजाल से निकलना चाहते थे। यदि इस समय उनके मन में कोई इच्छा बाकी रह गई थी तो वह थी अपने नगर एथेंस की बर्बादी। एक बार वह कंदमूल पाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तभी उन्हें जमीन के अंदर गड़ा हुआ स्वर्ण दिखाई दिया। वह दौलत, सोना चांदी से इस कदर ऊब चुके थे कि नफरत से उन्होंने मुंह मोड़कर कहा, मुझे सोना चांदी नहीं, कंदमूल चाहिए। इस सोना चांदी का मैं क्या करूं? यह मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना देता है। ईश्वर, यह सोना तूने बनाया ही क्यों? यही तो मनुष्य में पाप का जन्मदाता है। फिर उन्होंने वह सोना वहीं गाड़ दिया, किंतु थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया, ताकि वह स्वर्ण उन सारथी लोगों की याद दिलाता रहे जो कभी उनके मित्र थे। कुछ दिनों बाद उन्हें ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उनका दोस्त एल्सिडस, उसे एथेंस से निकाल दिया गया था, सैनिक वेशभूषा में 2 रखैलों और कुछ सैनिकों के साथ उधर ही चला आ रहा था। टाइमन को एक जोगी के रूप में खड़ा देख के वह पहचान नहीं सका। उसने कभी यह कल्पना तक नहीं की थी कि राजा को ऐसे वेश में भी जीवन पलायन करना पड़ेगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक हैवान हूँ, तीखे स्वर में राजा ने जवाब दिया। तुम यहाँ भी मुझे परेशान करने चले आए? मुझे इंसानों की शक्ल से नफरत है, किंतु यदि तुम एक जानवर होते तो मैं तुम्हें अवश्य प्यार करता। उसने राजा की आवाज़ को पहचान लिया। उसने देखकर आश्चर्य हो रहा था कि राजा को इस प्रकार से भी जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उसने कहा, तुम्हारी स्थिति पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। महाराज टाइमन को गुस्सा आ गया और भड़कते हुए बोले, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ, इंसानों के खून से ज़मीन को लाल कर दो। तुम्हारे साथ जो ये 2 वेश्याएं हैं, ये तुम्हारी तलवार से बेहद विनाशकारी हैं। वह जान गया था कि महाराज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अब बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी यह स्थिति कैसे हुई। एल्सिडस के साथ जो स्त्रियाँ थीं वे भी जान चुकी थीं कि वह एथेंस का राजा टाइमन है। उसकी दरियादली की लोग मिसालें दिया करते थे। एल्सिडस ने बहुत कोशिश की कि वह कुछ धन दौलत दे के टाइमन की सहायता करे, किंतु टाइमन यह सुनते ही भड़क गया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर एल्सिडस ने उन्हें बताया कि वह एथेंस पर हमला करने के लिए जा रहा है। उसका विचार था कि यह सुनते ही टाइमन को दुख होगा, किंतु वहाँ तो उसका विपरीत हुआ।
वह सुन के टाइमन के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उसने कहा, मेरे पास कुछ सोना है, लो ये भी ले जाओ और अपने सैनिकों को दे देना और कहना कि पूरे एथेंस को तहस नहस कर दें, कोई बच्चा तक जीवित नहीं बचना चाहिए। एल्सिडस ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, यदि इस युद्ध में मेरी जीत हुई तो मैं तुमसे दोबारा मिलने अवश्य आऊँगा। यह कह के वह चला गया और राजा टाइमन मन ही मन में जीत के लिए उसकी प्रार्थना करने लगा। साथ ही साथ उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन खोदते समय वह धरती से ही प्रार्थना कर रहा था कि हे पृथ्वी माता, अब ऐसे मक्कार लोगों को जन्म नहीं देना। कुछ समय पश्चात एपेमेंट्स नाम का एक दार्शनिक वहां आ पहुंचा। उसने वह दार्शनिक भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दार्शनिक ने सोचा कि आज अपना राज गंवाने के बाद असभ्य और गंवार हो गया है, इसलिए वह अपनी पुरानी व्यंग्यात्मक भाषा में उसे बातें करने लगा, किंतु टाइमन ने उसे डांट फटकार के वहां से भगा दिया। उधर एल्सिडस ने एथेंस पे चढ़ाई कर दी। एथेंस में सैनिकों की भर्ती भी उनकी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी चापलूसी करने के सामर्थ्य के अनुसार की गई थी। इसीलिए वह उसके पैरों में आके गिर गए। उनमें लड़ने की ना तो इच्छा थी और ना ही उन्हें इसकी कला आती थी। वे योग्यता के आधार पर तो दरबार में नियुक्त हुए नहीं थे और लड़ाई चापलूसी की कला से जीती नहीं जाती। इस विजय के पश्चात एल्सिडस ने अपने एक सैनिक को टामान के पास भेजा। सैनिक ने वहां जाकर देखा कि वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। वह इधर उधर घूम के टाइमन को ढूंढने लगने की कोशिश करने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि टाइमन मर चुका है। अचानक उसकी नज़र एक कब्र पे पड़ी। उसके पास गया। उसकी कब्र नज़र पर पड़ी तो उस पर स्मृति लेख लिखा हुआ था। यह टाइमन की कब्र है, जो जब तक जीवित रहा इंसानों से नफरत करता रहा। मरते समय भी वह यही प्रार्थना करता रहा कि एक ऐसा प्लेग आए जो एथेंस के हर नीच और नराधम को खा जाए। टाइमन ने आत्महत्या कर ली थी, अथवा मनुष्यता के प्रति नफरत के शोक में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, इसका पता नहीं चल सका। किंतु हर व्यक्ति यह मानता है कि उसकी कब्र पर लिखा स्मृति लेख एकदम सही था और उस मानवता से घृणा करने वाले की कब्र के लिए समुद्र का किनारा भी एक अत्यंत उपयुक्त स्थान था, जहां विशाल समुद्र उसी कब्र पर ऐसा रोया करता था मानो वह पाखंडी और धोखेबाज मानवता का तिरस्कार करता आंसू बहा रहा। अभी आप सुन रहे थे विलियम शेक्सपियर की लिखी कहानी टाइमन ऑफ एथेंस। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।